नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिमानी जी के पॉइंट से मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज में हम एसएसटी की पुस्तक कक्षा 6 की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्याय 4 आज हम पढ़ने वाले हैं। अध्याय 4 आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। तो दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं इस कोटेशन के साथ जो E.H. कार के द्वारा लिखा गया है। इतिहास इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद इतिहास है। यह संवाद आज के समाज एवं कल बीते समय के समाज के मध्य हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं, ऐसा E.H. कार के द्वारा कहा गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहां देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ऐसे संग्रहालयों में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं जैसे मूर्ति, सिक्के, आभूषण आदि को संरक्षित किया जाता है जो हमें अपने इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होती है। ऐसे संग्रहालयों में उनको संरक्षित किया जाता है। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिए हैं वो क्या दिए हैं। नंबर 1, हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं। दूसरा, इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। और तीसरा, आदि मानव किस प्रकार रहते थे। तो ये प्रश्नों पर हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। आगे चलें। देखिए, हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, आइए विचार करें। आपकी अपने अतीत की सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। क्या आपको याद है कि उस समय आपकी आयु क्या रही होगी। संभवतः 5 या 6 वर्ष पूर्व तक की ही यह सभी स्मृतियां आपके अतीत का हिस्सा है। नंबर 2 में क्या लिखा है, आपको क्या लगता है अतीत को समझने से हमें वर्तमान विश्व को समझने में कैसे सहायता मिलेगी। तो देखिए, यहाँ देखिए, इतिहास इतिहास मानव के अतीत का अध्ययन कहलाता है। आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है जिसमें से हम मानवों का इतिहास नवीनतम और एक छोटा सा भाग है। इस चित्र को पूरा ऊपर लेते हैं तब हमें और क्लियरली समझ में आएगा। देखिए, अब देखने का प्रयास करें। जो रंग इस तरीके का है वो अरबों वर्ष पूर्व की स्थिति को बताता है। जो रंग इस तरीके का है वो करोड़ों वर्षों की स्थिति को दर्शाता है और जो रंग इस तरीके का है वो वर्षों पूर्व की स्थिति को दर्शाता है। इस चित्र में हमें ये चीज दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले जब पृथ्वी का विकास होता है तब से लेकर आगे की बातें कही गई है कि ये जो हमारी पृथ्वी है सबसे पहले 4.54 अरब वर्ष पहले क्या हुई। 4.54 अरब वर्ष पहले, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व कर रहा है अरब का, निर्मित होती है। उसके बाद आप देखिए, प्रथम कोशिका का जन्म होता है 4.54 से लेकर 2.33 करोड़ के मध्य कहीं न कहीं एक कोशिका का विकास होता है। 2.33 करोड़ साल पहले वातावरणीय ऑक्सीजन का विकास होता है। फिर आपके 1 करोड़ के आसपास, सॉरी 1 अरब वर्ष पहले जीवाणु इस धरातल पर आता है। तो सबसे पहले
4.54 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण होता है, उसके बाद प्रथम कोशिका का निर्माण होता है। 4.54 से 2.33 अरब के मध्य जो ये कोशिका बनी, उसी दौरान वातावरणीय ऑक्सीजन का भी निर्माण हो रहा था और लगभग ये निर्मित होकर 2.33 अरब साल पहले वातावरण में समाहित होती है। उसके बाद देखिए, कवक एवं स्पंज का विकास होता है, फिर प्रवाल का विकास होता है और ये स्थिति लगभग 700 करोड़ साल पहले की है। उसके बाद 500 करोड़ साल की बात आती है तो मछली या कशेरुकी जीवों का विकास होता है या उभयचर कीटों का विकास होता है। 300 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा जो जानवर है, सरीसृप है, डायनासोर, उसका विकास होता है। फिर पक्षियों का विकास होता है, फिर स्तनपायी जीवों का विकास होता है। ये लगभग 100 करोड़ साल पहले तक इनका विकास हो जाता है। इसके बाद देखिए, आप लाख वर्ष की बात कर रहे हैं। लाख वर्षों में आप देखिए, इकाई पढ़िए इसको। देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ साल पहले आपके क्या हुआ? आदि मानव का विकास होता है। फिर 10 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख वर्ष पहले अग्नि का विकास और 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस मानव का विकास और 6500 लाख वर्ष पहले लेखन का विकास होता है। तो ये आपके कुछ इस चित्र से हम समझते हैं। अब चलते हैं आगे। अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। उसमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इस तरह वे पृथ्वी के अतीत के साथ ही हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। भूविज्ञानी, ये आपके भूविज्ञानी हैं, ये जीवाश्म विज्ञानी हैं, फिर मानव विज्ञानी भी हैं और पुरातत्व विज्ञानी भी हैं। ये विज्ञान हमें क्या संदेश देता है या बताता है कि इस पृथ्वी का, इस धरातल का विकास कैसे हुआ। तो ये वैज्ञानिक जीवन है। क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों में प्रदर्शित की जा रही गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। भूविज्ञानी किसे कहते हैं? एक नाम आया वहां पर भूविज्ञानी, एक नाम आया जीवाश्म विज्ञानी, एक नाम आया मानव विज्ञानी, एक नाम आया पुरातत्व विज्ञानी। अब दोस्तों, ये होता क्या है? देखिए, पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों, मृदा, पत्थर, पहाड़ी, पर्वत, नदी, महासागर एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं तो वो भूविज्ञानी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करता है, भूविज्ञानी कहलाता है। अगला देखिए, जीवाश्म विज्ञानी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्षों पूर्व के पेड़ पौधों, पशुओं, मानवों के अवशेषों का अध्ययन करता है, जीवाश्म विज्ञानी कहलाता है। करोड़ों वर्षों के पूर्व के, करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ पौधे, जीव जंतु और उनके अवशेषों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जीवाश्म विज्ञानी कहलाता है। अगला देखिए, मानव विज्ञान, मानव समाज एवं संस्कृति का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करने वाला व्यक्ति मानव विज्ञानी कहलाता है। इसमें समाज और संस्कृति का वो अध्ययन करता है, जब से मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक का। अगला देखिए, पुरातत्व विज्ञान, मानव पौधों और पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेष जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं और मानव के दांत, जले हुए अनाज, घरों और ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का जो अध्ययन करते हैं वो पुरातत्व विज्ञानी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले जो विज्ञानी हैं वो पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। अब देखिए, जीवाश्म शब्द आया, क्या आया? जीवाश्म। तो देखिए, ये रहा जीवाश्म, जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह
जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए गए हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। एक शब्द और आएगा आपके, युग। समय का एक निश्चित कालखंड युग कहलाता है। क्या कहलाता है? युग। एक निश्चित समय का एक निश्चित कालखंड युग कहलाता है। आगे देखिए, इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है? प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणालियां रही हैं। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म, किसी शासक के शासन का आरंभ एक नए युग का आरंभ माना जाता रहा है। आज के समय में विश्व भर में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर या तिथि पत्र का उपयोग किया जाता है। साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग करते रहे हैं या करते हैं। अब देखिए, पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से, किससे? यहाँ ध्यान देना, जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में एडी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? एडी। एडी लैटिन भाषा का शब्द संक्षेप है जो ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करता है, परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा अथवा सीई कहा जाता है। अब इसका नया नाम आ गया कॉमन एरा अर्थात सीई। ये शब्द लिखा मिले तो आप ध्यान रखेंगे इसको कि कॉमन एरा और एडी एक ही है। उदाहरण के तौर पर भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। इसे 1947 ईस्वी, कभी कभी ईस्वी सन 1947 अथवा 1947 सीई लिख सकते हैं। ये क्लियर कर लें आप कि एडी और सीई एक ही होते हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे अवरोही क्रम में की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में बीसी से इंगित किया जाता है। इसे अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा बीसीई पढ़ते हैं या बीसीई से इंगित करते हैं, बीसीई या वीसी, दोनों एक ही बात है। बिफोर क्राइस्ट या ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बातें की जा रही है। उदाहरण के लिए 560 सासेपू गौतम बुद्ध, जिनके बारे में हम अध्याय 7 में जानेंगे कि जन्म की अनुमानित तिथि है। साके, संवत, पूरब, जो भी कुछ लिखा है उसको समझेंगे बाद में। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ? ईसा पूर्व बीसीई या एडी किस में हुआ? तो आप इसका अध्ययन करके बताएंगे कि ये आप जानते हैं या नहीं। तो इस तरीके से जान लें कि हमने दो चीजें हमने सीखी इसमें। वो आप देखिए, ईसा मसीह को अगर हम एक अगर हम एक लाइन बनाएं और उससे पहले की और उसके बाद की बातें करें, इसको हम ईसा मसीह का जन्म माने। तो इससे पहले जन्म से पूर्व पूर्व की बात हो गई, तो उसको हम बीसी या आज के संदर्भ में बीसीई कह सकते हैं। इसको बाद की बातों को हम कहेंगे, जन्म के बाद अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे कॉमन एरा सीई। क्या कहेंगे? सीई। इसको बोलेंगे सीई, है ना।
तो ये AD और CE या VCE है ना, आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इधर देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर तिथि पत्र, इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं, एवं प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है। इस प्रकार शताब्दी वर्ष जैसे 1800, 1900, 2000 आदि सभी अधिवर्ष या लीप वर्ष होंगे। अधिवर्ष या लीप वर्ष होंगे यदि वह 400 से विभाजित हो सकते हों। लीप वर्ष वही होगा जिसमें 400 से विभाजन हो जाए। इसलिए दिए गए शताब्दी वर्षों में से केवल 2000 ही लीप वर्ष होगा। इनमें से आपसे पूछा गया है कि कौन लीप वर्ष होगा, 1800, 1900 या 2000। तो हमको एक कंडीशन दी है कि जिसमें 400 का भाग चला जाए, 400 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो क्या होगा, वही क्या होगा, लीप वर्ष। तो 2000 में अगर आप 400 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा पूरा पूरा। तो 2000 जो शताब्दी वर्ष है वही क्या हो गया, वही क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। तो क्या समझे, विश्व भर में कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता है दोस्तों? तो वो कैलेंडर यूज किया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और जिसमें 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, एक अधिवर्ष होता है जो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है ना। इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे कि ये एक 4 साल के बाद एक दिन कैसे बढ़ जाता है वो। अब देखिए, विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य 40,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व। ये देखिए 14,000 ईसा पूर्व, और यहाँ पर देखिए 3 लाख ईसा पूर्व। ये घटनाएं आपको दी हुई है ना, कि इधर से इधर ये शैल चित्रों के उदाहरण आपको मिले। मांगलिक, अनुकूल अथवा भाग्य लाने वाला शुभ समय मांगलिक समय कहलाता है। क्या कहलाता है? मांगलिक समय कहलाता। आपने खूब अच्छे से सुना है। अब देखिए, देखिए इसमें आप थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि सा संपू क्या है, सा संपू क्या है। तो देखिए, इस पाठ्य पुस्तक में हमने BCE के लिए सामान्य संवत पूर्व, सामान्य संवत पूर्व तथा CE के लिए, CE मतलब AD के लिए सामान्य संवत का प्रयोग किया है। देखिए, सामान्य संवत पूर्व VC, BC, BCE, ये सामान्य संवत पूर्व BC, BCE एक ही बात है। एक हमने पढ़ा AD, जिसको पढ़ा हमने CE, इसको हम कह सकते हैं सामान्य संवत, सामान्य संवत। और सामान्य संवत को शॉर्ट में लिख सकते हैं सा और स, सा और स। तो आगे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हम 14,000 BC की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 40,000 BC, और यहाँ पर 3 लाख BC की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, आइए पता लगाएं। इस प्रकार की गणना सरल होती है, परंतु इसमें एक समस्या रहती है। ग्रेगोरियन तिथि पत्र में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। वर्ष एक सामान्य संवत या एक सामान्य संवत पूर्व के तुरंत बाद आता है। 2 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 2 सामान्य संवत तक एक समय रेखा बनाइए। आप देखेंगे कि शून्य वर्ष की अनुपस्थिति के कारण इन 2 तिथियों के मध्य केवल 3 वर्ष ही होंगे। किसी भी सामान्य संवत पूर्व तथा सामान्य संवत की तिथियों के बीच के वर्षों की गणना करते समय हमें सदैव दोनों को जोड़कर उसके योग में से एक को घटा देना चाहिए। ऊपर की दी गई स्थिति में 2 - 1 हो जाएगा। 2 आपसे यहाँ पर बात कर रहा है कि 2 सामान्य संवत पूर्व, 2 सामान्य संवत पूर्व से लेकर
2 सामान्य संवत तक का जो समय है, तो इसमें क्या कहा गया है कि 2 और 2, 2 प्लस 2 को जोड़ दो और उसमें से -1 कर दो, तो उत्तर आएगा 3। उत्तर क्या आएगा? 3। क्योंकि वो जीरो की स्थिति दोनों ही संवतों में दोनों ही स्थितियों में कहीं पर बात नहीं की गई है। अपने सहपाठियों के साथ कुछ ऐसे उदाहरणों का अभ्यास कीजिए। उदाहरण, यदि हम महात्मा बुद्ध के प्रश्न पर पुनः लौटें, मान लीजिए हम आज 2024 सामान्य संवत में हैं। 2024 सामान्य संवत मतलब एडी या सीई में हैं। हम वर्तमान में कहाँ हैं? 2024 में, और इसको बोलेंगे एडी या इसको हम कहेंगे सीई। अगर हम महात्मा बुद्ध का जन्म की बात करें, महात्मा बुद्ध का जन्म की बात करें और ये कहें कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ दोस्तों, तो जन्म हुआ पहले, आप एक लाइन बनाइए, इसको ईसा मसीह का 1 ईस्वी मान ली, ईसा का जन्म मानिए। क्या मानिए? ईसा का जन्म। आज हम यहाँ पर हैं 2024 में, क्योंकि एडी या कह सकते हैं सीई इधर होता है और इधर हम कह सकते हैं बीसीई, है ना, या बीसी इधर। तो ये यहाँ हम कह रहे हैं 560 बीसी की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? जब आगे बढ़ेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ईसा का जो महात्मा बुद्ध का जन्म है, बुद्ध का जन्म ये हुआ 560 में, तो 560 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो 4, 8, 5 और 2, 2584 वर्ष आता है। 2584 वर्ष आता है। तो दोस्तों ये समझाना ये चाह रहा है कि कहीं भी यहाँ से यहाँ, मतलब जब हम मान लो गिनती में 100 से इधर 1 की ओर बढ़े और 1 से फिर 100 की ओर बढ़े, यही तो है खेल पूरा, है ना। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये कह रहे हैं कि हमारे पास जीरो भी होती है। क्या काउंट होता है? जीरो भी होता है। तो उस जीरो के बारे में यहाँ पर कोई विशेष संदर्भ में बताया नहीं गया, तो हम उस जीरो को भी काउंट करेंगे, क्योंकि बीच में एक जीरो वर्ष आता है, तो उसको -1 करेंगे। उसको क्या करेंगे? -1। तो एग्जैक्ट जो उत्तर होगा वो 84 - 1 बराबर आपके होगा 2583 वर्ष। तो राइट आंसर होगा वो होगा 2583 वर्ष। समझे? आगे देखिए, इससे बहुत बेहतर से आप समझेंगे। देखिए, हम बढ़ रहे हैं इधर से इधर की ओर, बढ़ रहे हैं 12,000 ईसा पूर्व, 12,000 ईसा पूर्व की बात, अंतिम हिमयुग का अंत 12,000 ईसा पूर्व या BCE में हुआ, जिसको हम पहले VC भी कहते थे। फिर समय आया 10,000 का, फिर समय आया 8,000 का। प्रथम स्थायी निवास व कृषि का आरंभ इस काल में होता है। प्रथम स्थायी रूप से निवास करने लगा मानव और कृषि कार्य करने लगा 8,000 ईसा पूर्व। फिर तांबे के, फिर 6,000 का आता है, फिर 4,000 का समय आता है, या उससे कुछ साल पहले का समय दिखा रखा है यहाँ पर, कुछ साल पहले का। तो तांबे के प्रथम या धातु कर्म का आरंभ होता है। उससे पहले देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक का विकास 6,000 साल पहले हो चुका था, और वो सिंधु घाटी सभ्यता और उससे समकालीन सभ्यता से हमें पता चलता है। फिर तांबे का, मिट्टी के बाद आता है तांबा, धातु के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो तांबे का जो प्रयोग होता है, मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर विकसित होता है, और भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता इस समकालीन सभ्यताओं के रूप में जन्म लेगी। तो भारत में सिंधु घाटी जो सभ्यता का समय काल दिया है वो 2000 ईसा पूर्व, और उसके कुछ आगे पीछे का दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले विश्व में जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं
वो दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता से मिले हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, और कहते हैं वैज्ञानिक लोग या जो आपके भूगर्भवेत्ता हो या फिर जितने भी वैज्ञानिक हो, जो इतिहासकार हैं, सभी इनको समकालीन सभ्यता मानते हैं। उसके बाद दोस्तों ईसा का जन्म होता है यहाँ पर। देखिए आप, ईसा मसीह का जन्म, और उससे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म दिया है 560 BCE में या BC में। उसके बाद आपका जन्म होता है ईसा मसीह का जन्म। किसका जन्म होता है? ईसा मसीह का। और उसी समय जो काल चल रहे थे ईसा मसीह के जन्म के आसपास, वहीं से अशोक चिन्ह के भी प्रमाण मिलते हैं। और फिर उसके बाद का जो समय आता है वो सामान्य संवत, क्या सामान्य सामान्य संवत, और सामान्य संवत को ही क्या कहेंगे? AD या CE। क्या कहेंगे? AD या CE। हम इस कालखंड में हैं अभी 2024। तो इस तरीके से ये एक छोटी सी आपकी जो चित्र दिया है उससे हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। अब देखिए आगे। देखिए, इस प्रकार की घटना को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक उदाहरण है। पृष्ठ संख्या 62 व 63 पर चित्र 4.3 को देखिए, क्योंकि यह किसी विशेष अवधि में तिथियों और घटनाओं के अनुक्रम को दिखाता है। अनुक्रम को क्या करता है? दिखाता है। यहाँ दर्शाई गई सरलीकृत समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाया गया है। समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया गया है। ध्यान रखिए कि समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्सा छोड़े गए कालखंड को दर्शाता है, अन्यथा यह समय रेखा लगभग 3 मीटर लंबी हो जाती। अब देखिए, देखिए ये अतीत की बात कर रहे हैं, तो इधर हम भविष्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये ईसा मसीह साहब हैं और इनका जन्म हो जाता है। और ईसा मसीह के जन्म से पहले की हम बात करते हैं तो उसको हम BC या VCE या सामान्य, है ना, संवत और पूर्व से पढ़ते हैं। और इसके जन्म के बाद की को पढ़ते हैं हम, जन्म के बाद पढ़ते हैं हम AD या CE या सामान्य संवत। क्या पढ़ते हैं? सामान्य संवत पढ़ते हैं। तो समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में भी सहायक होती है। उदाहरण के तौर पर तिथियां देखे बिना भी अब आप देख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। इसको बेहतर समझने के लिए हम इस प्रकार की एक सामान्य सरल रेखा खींचकर अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे, फिर एक नए वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। क्योंकि अब हमारे यहाँ लाइट जा चुकी है, इसलिए वीडियो आगे बढ़ाना संभव नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।